न शोर मचा, न शराबा, न कैंडल मार्च, न राजनीतिक हड़कंप, न टीवी पे डिबेट, न संसद में कानून बदलने की मांग, न दिलासा देने आया कोई नेता अभिनेता। जब फरियादी बाप गया राजनेता की चौखट पे, उसको जवाब मिलता है, ये सब तो होता रहता है। संवेदनहीनता की चरम सीमा थी ये, वो भी एक औरत की जुबानी, एक औरत के लिए। उन्होंने ये बोला ये क्राइम तो होते रहते हैं। एक लेडी एक लड़की के लिए ऐसे बयान कर सकता है? ये सवाल और मलाल उस बाप के हैं जिसने अपनी बेटी को खो दिया। हवस के शैतानों ने उसके घर का चिराग बुझा दिया। पिता कहते हैं, मैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठा, बेटी के पोस्टर भी लगाए। वहां केजरीवाल का भाषण चल रहा था, उन्होंने हमारी ओर झांक कर नहीं देखा। दूसरे गेट पर राहुल गांधी की बैठक चल रही थी, वो भी हमारी तरफ नहीं आए। अगर हमारी लड़की हाथरस की होती तो न्याय मिलता, बलिया की होती तो न्याय मिलता। दामिनी निर्भय केस से पहले का केस है ये। निर्भय को न्याय मिला है, निर्भय को मुलजिमों को फांसी भी हो गया। हम लाइन में लगे, हमारा को जो है कि अभी तक उम्मीद नहीं है कि कब इनको हमारी लड़की के दुश्मनों को मुलजिमों को फांसी होगी। 9 फरवरी 2012 हर रोज की तरह किरण अपनी 3 सहकर्मी दोस्तों के साथ गुड़गांव ऑफिस से घर लौट रही थी। जब वह अपने घर के पास पहुंचने वाली थी, तभी वहां 3 युवकों ने, जो अपनी लाल इंडिका कार में बैठकर शराब पी रहे थे, वह लोग कार से उतरकर किरण व उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगे। वहां मौजूद लोगों में कोई भी उन लड़कियों की मदद के लिए सामने नहीं आया। बस एक शख्स, जिसका नाम विकास रावत था, उसने पहल की उनको बचाने की, लेकिन वह अकेला उन 3 बदमाशों के सामने कुछ न कर पाया। किरण ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन तीनों युवकों ने उसको दबोचकर अपनी लाल इंडिका कार में डालकर हरियाणा की तरफ निकल गए। किडनैपिंग, रेप और मर्डर का ये वो मामला था जिसको सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। किरण की दोस्तों ने इस घटना की जानकारी किरण के पिता को दी और वह तुरंत साउथ वेस्ट दिल्ली के छावला थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। पहले तो पुलिस का ढुलमुल रवैया था इस केस को लेकर। उनकी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करने की बजाय उनको उल्टा कानून समझाया गया। जब दबाव बढ़ा तो पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर वह इस केस की छानबीन में लग जाती है। इधर वह तीनों बदमाश किरण को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में ले जाते हैं और फिर शुरू होता है दरिंदगी का नंगा नाच और किरण की जिंदगी को तार तार कर देने वाली शर्मनाक घटनाओं का सिलसिला। पुलिस की एफआईआर के तहत इस दुखद घटना को अंजाम दिया था उन 3 युवकों ने, जिनका नाम राहुल उम्र 26, विनोद और रवि दोनों की उम्र 22 वर्ष। वह लोग किरण की इज्जत को तार तार करने के बाद उसकी जिंदगी भी उससे छीन लेते हैं और उसको जान से मारने में घिनौनी से घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। किरण की हत्या इतनी नृशंस थी कि जिसकी कल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। अपनी हवस मिटाकर और दरिंदगी की हदों को पार कर कर वह लोग किरण को मरने के लिए तड़पता हुआ सरसों के खेतों में छोड़कर फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच में अपहरण के 3 दिन बाद आरोपी राहुल को एक लाल इंडिका कार के साथ पकड़ा गया। उसने पुलिस हिरासत में कबूल किया उसने अपने भाई रवि और विनोद के साथ मिलकर कुतुब विहार से एक लड़की का अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की। अपहरण के 4 दिन बाद पुलिस ने कार और आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और लड़की का शव भी। पुलिस को कार में जैक और स्पैनर मिले, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर लड़की की हत्या में किया गया था। पुलिस ने मृतका के शरीर से बालों के कुछ रेशे और डीएनए सैंपलिंग के आधार पर उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और इस घिनौनी घटनाक्रम के सबूत जमा कर तीनों आरोपितों के इकबालिया जुर्म के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर मुकदमा दायर किया। राहुल, विनोद और रवि को निचली अदालत फांसी की सजा सुनाती है। जब वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं तो निचली अदालत का फरमान सही ठहराते हुए हाई कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखता है।
लेकिन वे लोग जब अपनी फांसी की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको वहाँ से फांसी की सज़ा में राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस प्रकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है वह अपने आप में बहुत सारी कमियों से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था, सबूत निर्णायक नहीं थे, कोई भी गवाह अदालत में आरोपी की पहचान नहीं कर सका, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किसी भी अधिकारी ने पहचान परेड नहीं करवाई, पुलिस के सामने आरोपियों द्वारा किए गए इकबालिया बयान को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। अदालत के अनुसार डीएनए प्रशिक्षण अपने आप में एक विश्वसनीय सबूत नहीं है। पीड़िता के माता पिता इस फैसले से स्तब्ध हैं। समाज में कोर्ट के इस फैसले को लेकर काफी गुस्सा है। इस मामले में एक पुनर्विचार याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। अगर एक बार को ये मान भी लिया जाए कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमा दायर करने में कमियां रखी, पर जुर्म तो हुआ है ना, और एक बेकसूर ने अपनी इज्जत और जान गंवाई, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसका जवाब हम सबको ढूंढना है और देना है, नहीं तो ऐसे ही हमारी बहू बेटियां हैवानियत की शिकार होती रहेंगी और अपराधी बेखौफ अपराध करते रहेंगे। यह मामला हमारी न्याय व्यवस्था में व्याप्त स्पष्ट तथा अस्पष्ट तकनीकी खामियों को दर्शाता है। हमारी पुलिस सेवाएं अपर्याप्त कर्मचारियों और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। ज्यादातर मामले में समाज के धनी और प्रभावशाली लोग अपने रुतबे की वजह से बरी हो जाते हैं और इसीलिए वो लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाते। उत्तराखंड की बच्ची के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो सामने वाला आरोपी का एक और वकील था, 3 थे तो एक वकील थे, उन्होंने बोला कि मारा ही तो है, पीसेस तो नहीं किए, कोर्ट में बोला। और इस बात पे भी जज ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया कि तुमने ऐसा बोला क्यों। इट इज वेरी इनसेंसिटिव टू स्पीक लाइक दैट।